Good morning, students. Once again, welcomes to all of you in geography classes of class 9th. Students, in yesterday classes, we studied brief about physical features. कल के क्लास में हमने फिजिकल फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था एंड टुडे वी हैव टू नो अबाउट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. आज हम लोगों को किस चीज़ के बारे में जानना है? प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी के बारे में जानना है. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू रिकॉल सम इमेज एंड थीम रिलेटेड विद द थ्योरी. It is very necessary to know before the starting the theory of plate tectonics. So students, let's see. This is the supercontinent Pangaea and this is the divided portion of supercontinent Pangaea. यह supercontinent Pangaea का divided portion है and first one is known as Laurasia and second one is known as Gondwana लैंड. पहला ल्यूरेशिया के नाम से जाना जाता है. दो पार्ट में पैंजिया टूटकर दो भाग में डिवाइड हुआ, जिसमें पहला ल्यूरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है. लेट्स वी सी दैट विच कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन विच ब्रोकन पार्ट. कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से टूटे हुए पार्ट में स्थित है उसे देखते हैं. यहाँ यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया है. यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बना, एक ही प्लेट पे है. ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका ये तीनों इधर हो गए. नॉर्थ वाले साइड में पहले थे ये, अभी तो स्थिति बदल गई है. स्टार्टिंग पॉइंट में जब ब्रोकन हुए थे तब की बात है. फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, इंडिया, ये सब उस समय जब टूटा था तो इस कंडीशन में थे. अभी तो इंडिया का पोजीशन मूव होकर के यहाँ पे पहुँच गया है. तो कल हमने आपको प्लेट का मूवमेंट भी बताया था कि ये मूव कर रहे हैं और इस तरह से मूव करते करते ये, और मूवमेंट का डायरेक्शन भी जो है वो अलग अलग है. तो ये एक दूसरे से दूर भी हो रहे हैं, कोई एक दूसरे कॉन्टिनेंट के पास जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए अलग अलग हो रहे हैं और दूर हो रहे हैं. तो इस तरह से अभी की स्थिति जो है वो चेंज हो गई. अब जो स्थिति है, दूर होने वाली स्थिति है या पास आने वाली स्थिति है प्लेटों की, तो उनको किन किन नामों से जानते हैं, तो सबसे पहले आज हम उनको जानने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड द टॉपिक विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो द मूवमेंट ऑफ द plates result in the building up of stresses within the plate and the continental rocks above, leading to the folding, faulting and volcanic activity. इसको समझना है कि क्या होता है. अभी हमने प्लेट मूवमेंट की बात करी थी, तो प्लेट मूवमेंट के जो परिणाम है वो क्या होते हैं. ये कह रहा है कि बिल्डिंग अप द स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस मीन्स क्या होता है? वलन, मोड़ या दबाव पड़ रहा है. प्लेट के ऊपर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है. और कॉन्टिनेंटल रॉक्स के ऊपर दबाव पड़, अभी मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगी. तो ये दबाव पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है? रॉक्स एवं लीडिंग टू, अब उससे जो प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? अब प्लेट पर दबाव पड़ेगा तो वो या तो मुड़ेंगे, फोल्डिंग होगा, फॉल्टिंग, या तो प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगे. फॉल्टिंग मीन्स जो होगा वो भ्रंश पैदा होना, दरार पैदा होना, और फोल्डिंग मीन्स मोड़ पैदा होना. या तो प्लेट में मोड़ पैदा होगा, या तो दरार पैदा होंगे, या तो फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकता है. अब देखिए यहाँ पे ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है. इसको देखेंगे. पहले ये तीनों पार्ट को देख ले रहे हैं कि किन किन पार्ट में ये जो प्लेट का मूवमेंट से अलग अलग, या एक से फोल्डिंग होता है, किसी से फॉल्टिंग होता है और किसी से वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है. तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी किए गए हैं प्लेट के मूवमेंट के. कौन कौन से बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं उसको देखेंगे. तो लिखा है कि ब्रॉडली दिस प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया. पहले कंटेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके फिगर को देखेंगे. लिखा है वाइल सम प्लेट्स कम टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म कॉन्वर्जेंट बाउंड्री. ये क्या होता है? सबसे पहला क्या है कि कुछ प्लेट्स एक दूसरे से
की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर, कम टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर आते हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं तो उसको कौन सा बाउंड्री कहा जा रहा है यहाँ पे, उनको कॉन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इस कॉन्वर्जेंट बाउंड्री को फिगर के माध्यम से। ये देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये इंडियन प्लेट को ही हम लोग ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल, और इधर यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब एक दूसरे की ओर आने से क्या होगा, किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, तो लिखा था कि फोल्डिंग होगी। कैसे फोल्डिंग होती है उसको देखते हैं। यहाँ देखो एक प्लेट इधर आ रहा है, सॉरी, एक प्लेट जो है वो इधर की ओर आ रहा है, दूसरा प्लेट इधर की ओर आ रहा है, कम टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब क्या होगा, जो सॉफ्ट होगा वो नीचे की ओर दब जाएगा, जो हार्ड होगा वो प्लेट ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देखिए कुछ माउंटेन तरह की स्थिति आपको नज़र आ रही है कि नहीं। जो प्लेट ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर जा कर के वो अपलैंड फॉर्मेट कर रहा है, यानी कि माउंटेन का क्रिएशन हो रहा है। तो ये कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हेन टू प्लेट कम टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री का क्रिएशन करते हैं और इससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा कॉन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया आज। अब हम लोग आगे दूसरा देखते हैं। हम लोग इसको देख चुके थे, हम लोग ये देख चुके थे, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर की ओर जाते हैं और वो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करते हैं। और उनसे क्या होता है, अब उसको देखेंगे कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फॉर्मेशन क्या चीज़ का होगा और कैसा फीचर्स बनेगा। सो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है वो जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। क्या लिखा था डाइवर्जेंट बाउंड्री में, क्या लिखा था कि व्हेन टू प्लेट मूव फ्रॉम ईच अदर। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर होता है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, दूर की ओर जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये प्लेट इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर आ रहा है। बीच में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फॉल्टिंग हो रहा है। फॉल्टिंग मीन्स दरार उत्पन्न होना, इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। यहाँ से हो करके आप कभी कभी जैसे कि वो ग्रैंड कैनियन का नाम सुना होगा कि बहुत नीचे से नदी बहती है और ऊपर लगता है कि जैसे नदी जो है वो पत्थरों को काटी है, लेकिन नदी का पानी पत्थर को काटी नहीं है। वहाँ पे प्लेट मूव कर गई है, वहाँ की प्लेट अलग अलग जगह मूव कर गई है और बीच में जो है वो इस तरह की फॉल्टिंग बन गई है और यानी कि भ्रंश पैदा हो गई है, दरार पैदा हो गई है। उसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नदियाँ हमारे इंडिया में भी हैं रिफ्ट वैली जैसा। तो यहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंट बाउंड्री भी क्लियर हो गया। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या हो रहा है, फॉल्टिंग हो रहा है। तो दो आपने पढ़ लिया, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब हम लोग तीसरे को देखते हैं। तीसरा जो है वो लिखता है कि इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर they may either collide and crumble or one may slide under the other। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है अभी। चलिए अब ठीक है। सो लिखा क्या है कि इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर they may either collide, crumble or one may slide under the other at a time and they may also move horizontally past from each other and form ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है। जब दो प्लेट के बीच में कोई घटना होती है, जैसे कि या तो कमिंग टुगेदर, या तो एक साथ वो आ रहे हैं, दे में आइदर कोलाइड, या तो वो टकरा रहे हैं, क्रम्बल घर्षण कर रहे हैं, और वन में स्लाइड अंडर, और हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर या अंदर जाने का कोशिश कर रहे हों। अदर टाइम्स, किसी दूसरे समय में लिखा हुआ है कि हो सकता है कभी वो एक दूसरे की ओर आएँ, कभी वो टकराएं, उसके बाद कभी वो घर्षण करें, कभी वो एक दूसरे की ओर अंदर बाहर आने जाने की कोशिश करें। अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की इवेंट्स हो सकती है एंड हो सकता है कि ये हॉरिजेंटली भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये
अलग अलग तरह की इवेंट जब दो प्लेट के बीच में होती है, यानी कि छोटी छोटी जो घटनाएं दो प्लेटों के बीच में हो रही है, तो इस तरह से वो क्या बनाता है, वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाता है। और उस बाउंड्री से किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह इससे होती है। तो हम इस चीज़ को दिखाते हैं अभी, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को भी हम दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हम दिखाते हैं जो कि सबसे लास्ट में हम पढ़े कि हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। ये देखिए हॉरिजेंटली मूव कर रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग देखे थे कि इधर इधर डायरेक्शन से ये एक इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर जा रहा है। दूसरा चीज़ लिखा था कोलाइड मीन्स टकराना। या तो देखो यहाँ पे ये कॉर्नर पे देखिए टकरा रहा हो, या स्क्रम्बल लिखा हुआ था, या क्रम्बल लिखा हुआ था, तो यानी कि उससे ये घर्षण भी कर रहा हो। या स्लाइड भी लिखा हुआ था, यहाँ पे फीचर्स दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि प्लेट अंदर की ओर एक मूव कर रहे हैं, या ये इधर की ओर जाने का कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, तो इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। और इससे आप देखो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ देखो आपने फोकस, इस तरह का फिगर कभी अर्थक्वेक में देखा होगा, जब टकराया तो यहाँ पे इसका फोकस बना और ये ईपी सेंटर हुआ, और इससे अर्थक्वेक वगैरह भी आता है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक आता है। और वॉल्केनिक एक्टिविटी से आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि प्लेट्यूज और हिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले इसको क्लियर हो गया ये स्टूडेंट्स, आपका इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप बार बार वीडियो को 2 बार 3 बार धीरे धीरे देखेंगे तो वो बात समझ में आएगी। हमने इससे बताया है कि जो कुल मिलाकर के ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उससे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी आता है। और जब ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है तो उससे क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में आप जानते हैं मैग्मा फ्लो होता है अंदर से, और उसके बाद वो मैग्मा जब ऊपर आता है, अर्थ के ऊपर आता है, तो वो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ठंडा होता है और फिर जम जाता है। उससे मैग्मा का फ्लो जितना ज़्यादा फोर्स में होता है, अगर ज़्यादा फोर्स का है तो हिल का फॉर्मेशन होता है, अगर स्लो फोर्स में है तो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग फोर्सेज के अनुसार अलग अलग फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग कुल मिलाकर के ये फीचर्स को समझ गए, कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी को भी समझे हैं। अब आगे हम लोग टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को पढ़ लिया, समझ लिया कि एक दूसरे से लिखा था कि मूव हॉरिजेंटली फ्रॉम ईच अदर, और उधर बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था उसके बारे में, कोलाइड, स्लाइड, ये सब। अब आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिज प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो मूवमेंट है, प्लेट का जो मूवमेंट रहा है हमेशा से, वो कॉन्टिनेंट का जो पोजीशन और साइज रहा है उसको चेंज किया है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों में क्या है, चेंज कर दिया। जैसे हमने आपको फिगर में इंडिया का बात बताया था कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और जो कि गोंडवाना लैंड पहले किधर था, साउथ में था, और अभी वो मूव करते 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 किधर की ओर पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया, जो कि हमने आपको फिगर में दिखाया है। ध्यान कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ध्यान नहीं होगा तो बैक में जा करके फिगर को देख लीजिएगा। सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इस प्रकार के जो मूवमेंट है वो प्रभावित किए हैं किस चीज़ को, आज के जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स का फीचर है इंडिया का, उसको प्रभावित किए हैं, उसके निर्माण को प्रभावित किए हैं। चूँकि ये जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट की वजह से ही तो आज हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट सीन दिखाई देते हैं, फिजिकल फीचर्स के जो प्रेजेंट सीन हैं वो इन मूवमेंट की वजह से ही है। तो इसीलिए लिखता है कि सच मूवमेंट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक डू यू नो टर्म दिया है, जरा देख ले। मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन्स बट सम डू ऑकर विद इन द प्लेट्स। लिखा है कि जो आज तक इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी वोल्केनोज या अर्थक्वेक्स आए हैं वो कहाँ पे घटित होते हैं, हमने आपको दिखाया था प्लेट का कॉर्नर पे, इपी सेंटर बताया था ना, और फोकस प्लेट के कॉर्नर पे पिक्चर में, तो मार्जिन्स पे आए हैं, सीमा पे, किनारे पे आए हैं, दोनों प्लेटों के किनारे वाले जगह पे आए हैं। लेकिन कभी कभी ये लिख रहा है कि कभी कभी प्लेट के बीच में भी ये घटना होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी कि ये इंडिया के पार्ट को कह रहा है कि इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है यानी कि साउदर्न पार्ट है इंडिया का, जो चूँकि नॉर्दर्न में तो मैक्सिमम एरिया में हिमालय का फॉर्मेशन है, जिस फॉर्मेशन को मैं आगे आपको बताऊंगी, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन है वो। तो द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है यानी कि दक्षिण का पार्ट है, साउथ का पार्ट है, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये सब पहले ही मैंने आपको फिगर में क्लियर कर चुका है। साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास, एक सिंगल लैंड मास पे इतने सारे जो कॉन्टिनेंट आज देखने को मिलते हैं या कंट्री देखने को मिलते हैं वो सब हैं एक सिर्फ गोंडवाना लैंड पे। द कन्वेक्शनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, ये जो क्रस्ट पार्ट, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्रस्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि एक ही लैंड मास पे इतना सारा था, आपको बताए थे कि 2 ही पार्ट में पहले डिवाइड हुआ, उसके बाद फिर आपको क्या बताए थे हम कि 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बार फिर से मैं आपको उस फीचर्स को दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, लेकिन पहले टेक्स्ट को पढ़ रहते हैं कि पहले 2 भाग में था, तो ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, जिसमें गोंडवाना लैंड पे बता रहा है कि इतने सारे कॉन्टिनेंट थे एक सिंगल लैंड मास पे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो संवहनिक धाराएं, कन्वेंशनल करंट्स जो थी, वो क्या कर दी, क्रस्ट को जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था उसको स्प्लिट, तोड़ दी, इनटू नंबर ऑफ पीसेज, कई टुकड़ों में बांट दी। वही टुकड़ा वो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट, आप जो 7 मेजर प्लेट्स पढ़ते हैं तो कुछ इसका हिस्सा है, 4 हिस्सा इसका है। तो दस लीडिंग ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, ये लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ कह रहा है कि धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हो गया। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया जहाँ पे है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सेपरेट हो गया, किससे? गोंडवाना लैंड से। और टुवार्ड नॉर्थ, और मूवमेंट करते करते किधर की ओर बढ़ गया, वो नॉर्थ की ओर बढ़ गया। आगे देखते हैं, टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं या पहले इमेज को ही देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए। ये देखो, अभी आपका टेक्स्ट बुक इसी गोंडवाना लैंड पार्ट का बात कर रहा था कि 2 पार्ट में था, तो एक ही लैंड मास पे बता रहा था कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका और इंडिया जो था वो सिंगल लैंड मास के पार्ट थे, वो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और ऑस्ट्रेलिया भी, ये सब एक ही लैंड मास के पार्ट थे। फिर बाद में क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग अप हुआ और उसके बाद ये इंडिया जो है वो मूव करते करते किधर पहुंच गया, यहाँ आपको हम पहले भी बताए थे, देख लेते हैं एक फीचर में। अभी इंडिया कहाँ पे है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखो, अभी इंडिया का पोजीशन जो है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो ये नॉर्थ पार्ट हो जाएगा और ये साउथ पार्ट। उधर पीछे वाले पिक्चर में आप साउथ में देख रहे थे इंडिया को, अभी आप किधर देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये नॉर्थ में आपको दिखाई दे। तो ये ड्रिफ्टिंग हुआ और इस तरह से ये, और यहाँ पे ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक ही प्लेट पे है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है वो सेम प्लेट में है। और कल हमने डिटेल में इसको अलग अलग बताया था कि या दिखाई भी इसमें आपको दे रहा है कि कौन सा प्लेट किधर है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा जाता है, चूँकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट में है, कहीं कोई अलग सेपरेशन आप इसमें नहीं देख रहे हैं, एक ही प्लेट में है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब आगे हम फिर टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जो टेक्स्ट बुक के थ्रू जो स्टोरी बताने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग यहाँ नॉर्थ तक क्लियर कर चुके हैं, अब आगे से हमको पढ़ना है। तो अभी टेक्स्ट बुक के थ्रू जो स्टोरी बताएंगे उसको बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनोगे, चूँकि फीचर्स आप पहले देख भी चुके हो। तो कुछ कॉन्वर्जेंट बाउंड्री के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ डाइवर्जेंट के भी मिल जाएंगे हो सकता है, और कुछ ट्रांसफॉर्म के भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से आप गौर से सुनोगे। अब देखो, लिखा है कि द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कह रहा है कि नॉर्थ की ओर जो बढ़ा, तो जब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग इसका हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो हुआ, ये कोलिजन हुआ प्लेट का। कोलिजन मीन्स टकराना, वो अब टकरा रही है किस चीज़, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या कर रही है, टकरा रही है किससे, विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट आप फिगर में अभी देखें बहुत बड़ी है,
इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अपेक्षा, चूँकि पूरा यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो एक ही पे बसा हुआ है, तो ये कोलिजन हुआ इसका और ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से, इस टकराव की वजह से द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेयर accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to the form of the mountain system of Western Asia and Himalaya। ध्यान से सुनोगे इसको कि जब दो प्लेटें टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें, तो इसके प्लेट से क्या हुआ कि सबसे पहले एक टेथीज नाम यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हम आपको एक कहानी के रूप में इसको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि उन दोनों प्लेट के बीच में क्या था, वो दो प्लेट, तो चूँकि बीच में तो आप पहले से खाली जगह देख रहे हैं वहाँ पे, चूँकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ में है और यूरेशियन प्लेट नॉर्थ में है, या आप तो फिगर में पहले देख ही चुके हैं। तो बीच में क्या था, बीच में एक सागर था, विशाल सागर लहराता था जिसका नाम क्या था, टेथीज। अब क्या हुआ कि जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर, यानी कि दोनों प्लेट इस तरह से जब एक दूसरे की ओर आना शुरू कर दिए, तो यहाँ पे जो टेथीज सागर में जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो एक्यूमुलेटेड था, सिंचित था, जो सेडिमेंट्स जो जमा थे, जो सिल्ट जमा थे, अवसाद यानी कि सागर का जो गार्बेज था, कचरा था, कीचड़ था, वो सब जो जमा था, जियोसाइंक्लाइन कह रहा है, यानी कि टेथीज सागर की पेटी में, नीचे की सतह में, जो यहाँ पे जियोसाइंक्लाइन कह रहा है, यानी कि सागर के नीचे वाले सतह में जो सिल्ट जमा हुए थे, तो वो क्या हो गए, वो ऊपर की ओर, चूँकि अब दोनों तो पहले आपको फिगर में बनाए थे कि यहाँ पे कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आता है, ये वाली बात जो बताए थे, तो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, तो आप फिगर में देखे थे कि एक प्लेट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है और दूसरा प्लेट जो है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो जो प्लेट ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है, तो अब मान लो कि यहाँ पे विशाल सागर लहरा रहा हो, यहाँ पे सागर हो और ये ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, तो जो पानी है वो क्या होगा, वो सारा पानी तो नीचे चला जाएगा, और जब ये नीचे से उठता चला जा रहा है तो नीचे एक बेसिन भी बनेगा, गड्ढा भी बन सकता है। क्योंकि मान लो कि यहाँ पे ये प्लेट है, सपोज दैट ये प्लेट यहाँ पे है, अब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट, तो नीचे वाला एरिया खाली होगा, तो खाली होगा तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। लेकिन प्लेट ऊपर की ओर जो बढ़ा उससे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि बियर फोल्डेड, यानी कि उसमें मोड़ आ गया, प्लेट में क्या आ गया, मोड़ आ गया। अब एक नीचे की ओर आ गया और दूसरा प्लेट ऊपर की ओर चढ़ गया, तो इस तरह से क्या हो गया, फॉर्म द माउंटेन सिस्टम, इससे माउंटेन सिस्टम आपका फॉर्म हुआ ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड द हिमालय। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न एशिया में और किस नाम से जाना गया, हिमालय के नाम से जाना गया। अब आगे देखते हैं टेक्स्ट को, इधर आप स्क्रीन पे लाते हैं, सामने में देखते हैं इसको। अब हम इसको देखते हैं, द हिमालयन, अभी हिमालय की बात हम लोग पहले किए थे, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथीज सी एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू कह रहा है। चूँकि हिमालय नीचे वाला इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो, कल हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको फिजिकल फीचर्स में बताया था, तो वही कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्दर्न, हम मान लो कि अगर हम ये इंडिया का, अगर ये हम यहाँ पे सपोज दैट इंडिया का फिगर बना दिए, छोटा सा किसी भी तरह से हम इंडिया को यहाँ पे बनाएं, तो ये नीचे वाला पार्ट पेनिनसुला है और ऊपर में ये हिमालय माउंटेन आप इधर की ओर है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हुआ तो ये हिस्सा तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ हुआ, तो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। अभी हमने आपको बेसिन का बात भी बताया था कि अब जब मान लो कि प्लेट यहाँ से चढ़ता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, तो ये प्लेट तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर की ओर बढ़ा, तो यहाँ प्लेट ये तो आगे बढ़ गया, तो ये जगह खाली हो गया, तो यहीं से क्या हुआ कि जब प्लेट आगे बढ़ा तो क्या बना, लार्ज बेसिन बना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विथ द
डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब ये जो बेसिन बना था, जो गड्ढा बना था, वो क्या हो गया, जब प्लेट ऊपर की ओर चढ़ा, यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमने आपको बताया टेथीज सी था, तो हमने आपको पहले भी बताया कि सी में सेडिमेंट्स थे, यानी कि कचड़े थे, जो कीचड़ थे, वो क्या हुए, ये प्लेट तो ऊपर बढ़ा तो कीचड़ क्या हो गया, नीचे बहता हुआ आ गया और क्या कर दिया, इस एरिया को फिलअप कर दिया। तो जब ये एरिया फिलअप हो गया तो क्या हो गया, लिखा है गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स से ये भर गया जो बेसिन बना था पहले। तो वाई द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स, अब जो नदी बहती थी, यानी कि जो सागर लहराता था या जो भी, तो ये माउंटेन पर जो सागर, तो अब ऊपर, अब सागर पे तो माउंटेन पे तो सागर ऐसे लहराएगा नहीं, स्लोपिंग एरिया पे पानी तो नीचे ही आ ही जाएगा। तो वो रिवर का जो सेडिमेंट्स था वो क्या हो गया, माउंटेन का जो सेडिमेंट था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में ये भर गया। ये तो हम आपको फिगर में यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि माउंटेन ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, तो जो सब नीचे गिरा वो यहाँ पे खाली जगह में आकर के भर गया। तो लिखा है कि इन द नॉर्थ एंड द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। अब लिखा है कि A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of the northern plains of India। अब यही ये जो सेडिमेंट्स फिलअप हुआ यहाँ पे, जो जैसे माउंटेन वाला सेडिमेंट्स जो नीचे आया और ये जो फिलअप हुआ, ये क्या चीज़, अब आप जानते हैं कि नदी में जो गाद होता है, जो सिल्ट होता है, उसको हम लोग एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। तो ये फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव, एक विशाल, सब आप नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानते ही हैं, तो ये एक विशाल मैदानी एरिया का फॉर्मेशन हुआ और क्या चीज़ से वो भरा, एलुवियल डिपॉजिट से भरा, और इसी को लिखा है कि लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, और इसी तरह से इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बन गया। अब आगे इसको देखते हैं फिर। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, भारत की जो भूमि है उसमें विभिन्न प्रकार की फिजिकल वेरिएशंस दिखती है, भौतिक अंतर दिखते हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑफ द अर्थ सरफेस। वैसे तो जोग्राफिकल तरीके से देखा जाता है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया का, हमेशा साउथ पार्ट को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बता रहे हैं, वो क्या है, वो बहुत ही प्राचीन लैंड मास है, पृथ्वी की सतह का बहुत ही पुराना हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। हिमालय का तो फॉर्मेशन बाद में हुआ, आप देखें कि जब वो नॉर्थ में पहुंच गया, बिल्कुल यूरेशिया के पास जब वो ल्यूरेशिया के पास जब वो पहुंच गया, तब जा कर के हिमालय, चूँकि जब टकराने लगा प्लेट से, तब जा कर के हिमालय का निर्माण हुआ। और फिर नॉर्दर्न प्लेन का भी जब सागर ऊपर की ओर चढ़ने लगा तो सागर का पानी और गाद नीचे की ओर भर गया, तो प्लेन का निर्माण हुआ। तो ये आप देखें कि वो दोनों तो प्लेन एरिया, इंडिया का प्लेन फीचर्स और माउंटेन फीचर्स तो नया है, लेकिन ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बहुत ही पुराना है और शायद ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से बना हुआ है बहुत पहले ही। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, ऐसा मतलब माना जाता है कि यह एक बिल्कुल ही स्थिर ब्लॉक है लैंड का, इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, अभी हमने आपको बताया कि यह बिल्कुल ही नया है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अब यहाँ पे जोग्राफिकल व्यू से अगर देखा जाता है, जोग्राफिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो हिमालय माउंटेन जो है वो अभी भी अनस्टेबल है, अस्थिर है। माना जा रहा है कि अभी भी हिमालय माउंटेन का जो ऊंचाई है वो हर 5 साल पे 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्लेट अभी भी ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा है, तो ऊपर चढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई तो भी बढ़ेगी ना, तो अनस्टेबल जोन बता रहा है इसको अभी भी। और टाइम टू टाइम इस रीजन में अर्थक्वेक वगैरह भी आते रहते हैं। तो लिखा है कि द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। पूरा हिमालय माउंटेन का जो सिस्टम है वो बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी दिखा, मतलब वर्किंग फीचर्स दिखा रहा है कि हमेशा वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा मेहनत, नेचर के द्वारा ही मेहनत लगी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत से ये इसका फीचर का रिप्रेजेंटेशन हुआ है विथ हाई पीक्स, क्योंकि इतनी ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में दिखती है। उसके बाद ये डीप वैलीज भी है,
इसमें डीप वैली भी दिखती है एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसमें बहुत सारी नदियाँ भी बहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल डिपॉजिट से, एक ही चीज़ को टेक्स्ट बुक भी कई बार लिख रहा है, आप भी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको अच्छे से बताऊँ। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, तो वो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। इसमें बहुत ही जेंटल स्लॉप है, यानी कि ढाल जो है वो बहुत तीखा ढाल नहीं है, धीरे धीरे ढाल बनता है, तो उसको जेंटली राइजिंग हिल्स बोला जाता है। और वाइड वैलीज और छोटी छोटी घाटियाँ भी हैं। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्यों कहते हैं? इग्नियस तो हम उसको कहते हैं कि मान लो कि ज़मीन के अंदर से, मान लो यहाँ दरार हुआ और वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, मैग्मा इधर से बहती हुई आई और फिर उसके बाद ये फैलती हुई आगे की ओर बढ़ती चली गई। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई तो ठंडी हुई और ठंडी होकर के जम गई, और इस तरह से ये क्या हुआ, ये सबसे पहला जो जब मैग्मा अंदर से बाहर की ओर निकल करके जमता है, तो जो पहला चट्टान का रूप होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। और बहुत दिन बाद ये सेडिमेंट्री फॉर्म में आता है और बहुत दिन बाद इसके रंग रूप में परिवर्तन, शेप साइज में परिवर्तन होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो जैसे कि आप अभी बात किया जा रहा था कि ये स्टेबल है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वो स्टेबल है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत दिन पुराना है, तो मेटामॉर्फिक रॉक भी अब ये चेंज हो गया उसका रूप, और रॉक कैसा हो गया? मेटामॉर्फिक हो गया। तो इसीलिए कह रहा है कि कंपोज्ड इग्नियस, कुछ मान लिया कि नए कुछ घटना हो रहा होगा, ज्वालामुखी क्रिया वगैरह हो रही होगी, तो वहाँ इग्नियस रॉक पाए जा रहे होंगे, और जो बिल्कुल स्टेबल है तो वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने तीनों बाउंड्री, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को पढ़ा, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग अब एक एक करके क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे से एक एक फीचर्स को पढ़ेंगे। जैसे अब हम अगले दिन सिर्फ द हिमालयन माउंटेन को पढ़ेंगे, इसकी कैटेगराइज, इसकी ऊंचाई के आधार पर जो कैटेगरी वर्क वगैरह है उन सब को पढ़ेंगे। फिर अगले दिन द नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे। इस तरह से एक एक दिन करके मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।